सोचो भाई, एक बैंक में चोरी हो रही हो, पुलिस वालों ने चारों ओर से बैंक को घेर रखा हो, बट अंदर से चोर क्या डिमांड करते हैं कि उन्हें पिज्ज़ा खाना है। चोर पुलिस से कहते हैं कि उनको 5 पिज्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक ला कर दो, और भाई पुलिस लेने भी चली जाती है। एंड जब पुलिस पिज्ज़ा लेकर लौटती है तो देखती है कि चोर बैंक से फरार हो चुके थे। 13 जनवरी 2006 को अर्जेंटीना की पुलिस को एक खबर मिलती है कि 5 चोर बैंक को लूट रहे हैं। चोरों के पास बंदूकें हैं और उन्होंने बैंक के 23 कर्मचारियों को बंधक बना रखा है। खबर सुनते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है और लगभग 300 पुलिस ऑफिसर ने चोरों को चारों तरफ से घेर लिया था। लेकिन अगर पुलिस से छोटी सी भी गलती होती तो बात उन 23 लोगों की जान पर आ सकती थी जो कि बैंक के अंदर चोरों की गिरफ्त में थे। इसीलिए पुलिस ने तुरंत अर्जेंटीना की स्पेशल फोर्स द फाल्कन ग्रुप को भी बुला लिया ताकि मामला आसानी से हैंडल हो जाए। फाल्कन ग्रुप के आते ही पुलिस और कमांडो अपना काम शुरू कर देते हैं और फाल्कन ग्रुप के कुछ कमांडो ज़्यादा देरी ना करते हुए बैंक के सामने वाली बिल्डिंग की छत पर चढ़ जाते हैं और स्नाइपर भी एक ऐसी दूसरी बिल्डिंग ढूंढ लेते हैं जहां से आसानी से चोरों को देखा जा सके और उन पर स्नाइपर के थ्रू निशाना साधा जा सके। अब इन्हीं सब के बीच एक चोर की नज़र में फाल्कन ग्रुप के कमांडो आ जाते हैं और वो गुस्से में आकर पुलिस को कॉल करता है और कहता है कि आपके ये ऑफिसर तुरंत छत से नीचे नहीं उतरे तो मैं बैंक के कर्मचारियों को एक के बाद एक मारना शुरू कर दूंगा। इधर मीडिया इस सब को कवर कर रही थी तो ये सारा कार्यक्रम लाइव टीवी पर चल रहा था और पूरा अर्जेंटीना इसको देख रहा था। अगर इस मुठभेड़ में कोई भी मारा जाता तो सारी जिम्मेदारी पुलिस पे आ सकती थी, इसीलिए फाल्कन कमांडो को बैंक की छत से नीचे उतरना पड़ा। और इसी सब के बाद अचानक चोर एक अजीब सी डिमांड करते हैं और वो पुलिस को कहते हैं कि हमें 5 पिज्जा ला के दे दो। अब चोरों की डिमांड सुनने के बाद पुलिस थोड़ी सोच में पड़ जाती है कि 5 पिज्जा और वो भी बैंक रोबरी के बीच। कहीं जेल में जाने से पहले चोर कुछ अच्छा खाना तो नहीं चाहते हैं, ये सोच के पुलिस वाले पिज्जा लेने चले जाते हैं और जब पिज्जा आता है तब चोर फोन ही नहीं उठाते हैं। फोन न उठाने पर बड़ा सवाल पुलिस के दिमाग में आता है कि कहीं चोरों ने अंदर किसी को मार तो नहीं डाला, और इसी सोच के चलते फाल्कन कमांडो बैंक का दरवाजा तोड़कर बैंक के अंदर घुस जाते हैं और बिना समय गवाए एक एक करके बैंक के सभी स्टाफ को बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि पुलिस को पता ही नहीं था कि बैंक का कर्मचारी कौन है और उनमें से चोर कौन है। और पूरी बैंक की तलाशी लेने के बाद उनको एक कोने में सिर्फ चोरों की बंदूकें मिलती हैं और चोर बैंक से गायब हो चुके थे। क्या जिन बैंक कर्मचारियों को पुलिस ने बैंक से बाहर निकाला, क्या उनमें से ही कोई चोर था? अगर नहीं तो चोर कहां गायब हो गए? तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज इंतजार। साल 2001 में अर्जेंटीना अपने इतिहास की सबसे बुरी इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा था। अर्जेंटीना में महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी ने लोगों का जीना हराम कर दिया था और उस टाइम अर्जेंटीना सरकार ने एक डिसीजन लिया कि कोई भी इंसान अपने बैंक से 250 पैसों से ऊपर नहीं निकाल सकता था। मतलब लोगों के खुद के पैसे बैंक ने उनको देने से ही मना कर दिया था। लेकिन इससे लोगों का बैंक पर से भरोसा ही उड़ गया और इकोनॉमी और भी नीचे आकर गिर गई और पैसों की वैल्यू बैंक में पड़े पड़े रद्दी के बराबर हो गई थी। बहुत सारे लोगों ने तो अपनी जिंदगी भर की सारी कमाई खो दी थी। जहाँ पे कुछ लोगों ने इसके खिलाफ आंदोलन किए तो वहीं पर कुछ लोगों ने बैंक से बदला लेने का तय किया। और फिर सितंबर 2004 में इस पूरे बैंक रोबरी के मास्टरमाइंड फर्नांडो अराहो ने बैंक रोबरी की प्लानिंग शुरू कर दी थी एंड उसका टारगेट था अकासुसोर इलाके में स्थित द रियो बैंक। अब फर्नांडो ने पहले तो बैंक की पूरी डिटेल निकालनी शुरू की एंड उसने अपना दिमाग लगाया कि बैंक को सिर्फ 2 तरीकों से लूटा जा सकता है। पहला तो ये कि जब बैंक बंद हो, यानी कि रात के समय, एंड दूसरा दिन दहाड़े बैंक में घुसकर स्टाफ को बंधक बनाकर और पुलिस के आने से पहले माल लेकर भाग जाना। तो फर्नांडो ने सोचा कि सेकंड ऑप्शन थोड़ा रिस्की हो सकता है, इसीलिए उसने सोचा कि रात के टाइम में ही बैंक लूटा जाए और वो इसकी प्लानिंग भी शुरू कर देता है। अब सबसे बड़ा सवाल फर्नांडो के सामने ये था कि रात के समय बैंक तो बंद होता है, तो रात के टाइम सुरंग खोदकर ही बैंक को लूटा जा सकता है। इसीलिए फर्नांडो ने सुरंग खोदने की प्लानिंग भी शुरू कर दी थी। उसके माइंड में एक बात और आई। पहले तो उसे बैंक के आसपास ही एक दुकान या मकान खरीदना होगा और उस दुकान या मकान के अंदर से एक अंडरग्राउंड सुरंग खोदनी पड़ेगी, क्योंकि सारे के सारे लॉकर बैंक के बेसमेंट में होते हैं। लेकिन फर्नांडो को ये भी डर था
कि सुरंग बनाते हुए वो सुरंग बीच में ही ना ढह जाए, क्योंकि उसने उससे पहले एक गड्ढा भी नहीं खोदा था। अब इसी सोच के चलते वो बैंक के आसपास उसकी देखरेख करने जाता है। तभी वो देखता है कि उसके पैरों के नीचे एक गोल टाइप की प्लेट थी। थोड़ी आगे बढ़ने के बाद वो देखता है कि हर 10 मीटर पर एक और प्लेट थी और बैंक से कुछ किलोमीटर पर ही एक नदी भी थी। तो वो समझ चुका था कि एक मेन होल है और जो कि नाले से जाने के लिए बनाए गए थे। इसका मतलब बैंक के नीचे पहले से ही एक बहुत बड़ा नाला है। और फर्नांडो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए तुरंत नाले के अंदर उतर जाता है और थोड़ा अंदर जाते ही उसको पता चल चुका था कि वो नाले के अंदर से बैंक तक सुरंग खोद सकता था, लेकिन नाले में अंधेरे की वजह से कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तो नाले के अंदर से बैंक तक सुरंग कैसे खोदी जाए, अब वो अपना दिमाग लगाता है। और उसने कभी सोचा भी नहीं होगा जो पढ़ाई वो स्कूल में करता था उसका फायदा उसको चोरी में मिलेगा। अब वो अगले दिन बैंक के सबसे नजदीक वाले मैनहोल के पास अपनी साइकिल लेकर चला गया। फिर एक मीटर टेप में छोटा सा हुक लगा के चुपके से मैनहोल के अंदर डाल देता है ताकि सही से मेजरमेंट ली जा सके। और फिर मैनहोल से लेके बैंक तक साइकिल का टायर कितनी बार घूमेगा ये गिनता है, क्योंकि साइकिल के टायर का सरकमफेरेंस कितने मीटर है और साइकिल का टायर मैनहोल से लेके बैंक तक कितनी बार घूमेगा, इससे मैनहोल से लेके बैंक तक का डिस्टेंस पता किया जा सकता था। और इसी आइडिया के चलते अब उसके पास बैंक से लेके मैनहोल तक और मैनहोल से लेके नाले तक की मेजरमेंट मिल चुकी थी। लेकिन सिर्फ मेजरमेंट से काम नहीं चलना था, असली चैलेंज तो ये था कि सुरंग खोदना कोई मजाक बात नहीं है। अब फर्नांडो ने फावड़े की मदद से सुरंग खोदनी शुरू की तो एक छोटा सा गड्ढा करने में ही कई घंटे बीत गए। तो उसके माइंड में आ गया था कि फावड़े की मदद से सुरंग खोदना इम्पॉसिबल है। इसीलिए उसने एक जनरेटर और एक ड्रिल मशीन खरीदी ताकि सुरंग आसानी से खोदी जा सके, और इसके लिए उसने अपनी गाड़ी बेच दी थी। अब क्योंकि इन्हीं सब चीजों में फर्नांडो के पैसे खत्म हो चुके थे तो उसको पता लग चुका था कि ये काम उसके अकेले के बस का नहीं है। इसीलिए अब टाइम था गैंग को बड़ा करने का। फर्नांडो सबसे पहले तो अपने स्कूल के दोस्त सेबास्टियन बोलिस्टर के पास जाता है और उसको अपनी गैंग में शामिल करता है। एंड उसके बाद वो डॉक, मारियो और बेतो को भी अपनी गैंग में शामिल करता है, जो कि पहले से ही मंजे हुए क्रिमिनल्स थे। अब इन्हीं सब ने मिलकर सुरंग खोदनी शुरू कर दी थी और ये काम लगभग 1 साल तक चलता रहा। और इसी दौरान न जाने कितने लोगों ने इन चोरों को सुरंग में आते जाते देखा होगा, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं होगा ये लोग ऐसा कुछ भी कर सकते थे। एंड सुरंग खोदते खोदते जमीन हार्ड होने लगती है, मतलब कि अब सामने बैंक की दीवार थी और उस दीवार के पीछे क्या था उनको इसका अंदाजा भी नहीं था, क्योंकि अगर उनका कैलकुलेशन थोड़ा सा भी गलत होता तो वो गलती से बैंक लूटने की जगह पड़ोस वाले घर के बेसमेंट में पहुंच जाते। लेकिन ये तो सिर्फ प्रॉब्लम की शुरुआत थी। एक प्रॉब्लम ये भी थी कि बैंक के अंदर मोशन सेंसर होते हैं और अगर चोरों ने थोड़ी सी भी हलचल की तो अलार्म बजेगा और कुछ ही मिनट में पुलिस वहां पे आ जाएगी, तो उसको बंद तो किया नहीं जा सकता। इसीलिए चोरों ने एक स्पेशल सूट बनाने की कोशिश भी की जिससे मोशन सेंसर एक्टिवेट न हो। लेकिन उनके सारे प्लान की धज्जियां तो तब उड़ गईं जब उनको पता चला कि सारे लॉकर एक बहुत ही बड़ी तिजोरी के अंदर होते हैं और बैंक बंद होने के बाद तिजोरी भी बंद कर दी जाती है, तो तिजोरी कैसे खोली जाएगी। एक के बाद एक दिक्कतें आ रही थी, इसीलिए रात को बैंक लूटने का उनका ये आइडिया पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। और अब बैंक लूटने का सिर्फ एक ही तरीका बचा था और वो था जब बैंक खुली हो, यानी कि दिन दहाड़े बंदूकों के साथ बैंक में घुसना और सारे बैंक कर्मचारियों को बंधक बना के पुलिस के आने से पहले तिजोरी लूट के भाग जाना। लेकिन यहाँ पे भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि बैंक के कर्मचारियों के पास कोई ना कोई बटन रहता है जिसको दबाते ही कुछ ही मिनट में पुलिस वहाँ पे आ जाएगी, तो उनको कुछ ही सेकंड में पूरी की पूरी बैंक पर कब्जा भी करना था। लेकिन यहाँ पर भी एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम उनका इंतजार कर रही थी, क्योंकि उन लॉकर को खोलने में 2 चाबी लगती है। एक चाबी बैंक के कर्मचारी के पास होती है तो दूसरी चाबी बैंक के लॉकर के मालिक के पास होती है। यानी कि बैंक का कर्मचारी भी बैंक के लॉकर्स को नहीं खोल सकता था और सारे लॉकर तोड़ने में कई घंटे लग जाते। तो अब क्या करें, उनको लगने लगा कि उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई, जितना पैसा और टाइम लगाया था वो सारा का सारा बेकार हो गया। फर्नांडो इसके बारे में दिन रात सोचता रहता है और कहता रहता है कि शायद ये नहीं हो पाएगा। लेकिन एक दिन आशा की किरण जागी और उसके दिमाग में एक ऐसा आइडिया आ गया था जो कि चोरी के इतिहास में किसी ने सोचा भी नहीं था। इसीलिए फर्नांडो नजदीक
नजदीक के साइबर कैफे में चला गया ये जानने के लिए कि किसी ने इस टाइप की चोरी पहले भी की है या नहीं। तो उसका प्लान ये था कि क्या होगा अगर दोनों ही प्लान को आपस में जोड़ दिया जाए। मतलब दिन दहाड़े जब बैंक चालू हो तब बैंक में बंदूकों के सारे घुस जाना और सारे लोगों को बंदी बनाकर बैंक को लूटना, और जब पुलिस आ जाएगी तब सुरंग का इस्तेमाल करना, बैंक के अंदर जाने के लिए नहीं बल्कि बैंक से बाहर जाने के लिए। प्लान तो बहुत अच्छा था, लेकिन फर्नांडो नहीं चाहता था कि बैंक की रोबरी के बीच बंदूकों का इस्तेमाल हो। इसीलिए चोर एक बहुत ही बड़ा रिस्क लेते हैं। वो तय करते हैं कि वो बंदूकों की जगह खिलौनों की बंदूकें इस्तेमाल करेंगे। ऊपर से वो और 2 दोस्तों को अपनी गैंग में शामिल करते हैं ताकि चोरी करने में और भी आसानी हो। चोरों ने सारी प्लानिंग बहुत सोच समझ कर ली थी और अब इसी वजह से उनको अपने प्लान पर पूरा विश्वास था और ये दुनिया की ग्रेटेस्ट रॉबरी बन सकती थी अगर चोर एक छोटी सी गलती नहीं करते। अब 13 जनवरी 2006 को लगभग 500 दिन की प्लानिंग और 350 दिन की मेहनत के बाद चोर इस प्लान को अंजाम देना शुरू करते हैं। सुबह के 7 बजे सेबास्टियन नाले में से सुरंग के अंदर जाता है और दीवार के पास बाकी चोरों का इंतजार करता है और बाकी चोर चुराई हुई गाड़ी लेके बैंक के पास पहुंच जाते हैं। पहले बेतो और डॉग बैंक के अंदर घुसते हैं। बेतो और डॉग बंदूकें दिखा के बैंक के कर्मचारियों को जमीन पे लेटने को कहते हैं और एक एक करके बाकी चोर भी अंदर आ जाते हैं। अब फर्नांडो ने जैसा प्लान किया था हर चोर वैसा ही काम कर रहा था। अब मारियो और बेतो एक बंधक को लेकर बेसमेंट में आ गए क्योंकि वहां सिक्योरिटी गार्ड का रूम था और गार्ड के पास असली गन थी। इसीलिए दरवाजे की कांच की खिड़की से मारियो सिक्योरिटी गार्ड को बाहर आने के लिए बोलता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था और ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि उसके सामने चोर बेसमेंट की दीवार नहीं तोड़ सकते थे। इसीलिए बेतो होस्टेज को जोर से दरवाजे पे पटकता है और मारियो कहता है कि मैं अभी जेल से बाहर आया हूँ और मैं वापस नहीं जाना चाहता। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो तुम चुपचाप बाहर आ जाओ। गार्ड को नहीं पता था चोरों के पास खिलौनों की बंदूकें हैं, इसीलिए गार्ड कहता है कि मैं बाहर आ रहा हूँ लेकिन बैंक के कर्मचारियों को कुछ मत करो। गार्ड रूम का दरवाजा खोल देता है और अपने आप को चोरों के हाथों सरेंडर कर देता है, लेकिन चोर गार्ड को लेके गेट के पास आ गए और उसका फोन लेके उसको बैंक से बाहर निकाल दिया। यहाँ तक कि उसकी बंदूक भी उसको वापस दे दी थी। तब तक पुलिस भी वहाँ पर आ चुकी थी और उन्होंने बैंक को चारों तरफ से घेर लिया था और लगभग 12:30 बजे फर्नांडो सेबास्टियन को दीवार तोड़ने का ऑर्डर देता है, जो कि इतने वक्त से सुरंग में ही बैठा रहा। और ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज थी क्योंकि चोरों का बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था। सेबास्टियन जैसे ही दीवार तोड़ता है बाकी चोर कार की डिग्गी में से अपना आखिरी हथियार भी निकालते हैं, दी पावर कैनन, जिसको सवा ने खुद लॉकर तोड़ने के लिए बनाया था। सेबास्टियन ने पावर कैनन इतना जबरदस्त बनाया था कि वो सिर्फ 7 सेकंड में एक लॉकर तोड़ सकता था, लेकिन उसके सामने कुल 400 लॉकर थे और फर्नांडो ने सेबास्टियन को सिर्फ 2 घंटे दिए थे। अब सेबास्टियन पावर कैनन को असेंबल करके लॉकर तोड़ने लगा। उसके पास ये देखने का भी टाइम नहीं था कि लॉकर में क्या है, तो बाकी चोर सारा माल बोरियों में भरने लगे। सारी चीजें चोरों के हिसाब से चल रही थी, लेकिन तभी अर्जेंटीना की स्पेशल फोर्स द फाल्कन ग्रुप आ जाती है। इसीलिए मारियो फर्स्ट फ्लोर में जाके सिक्योरिटी गार्ड के फोन से उनसे नेगोशिएशन करने लगा, लेकिन उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करना था ताकि सेबास्टियन नीचे बेसमेंट में सारे लॉकर तोड़ सके। पुलिस की तरह ही चोर भी आपस में वॉकी टॉकी से बात कर रहे थे, लेकिन चोरों के वॉकी टॉकी में एक डायल था जो कि आसपास की फ्रीक्वेंसी पकड़ सकता था। लेकिन जब फर्नांडो ने उस डायल को घुमाया तब उसको सुनाई देता है कि एक फाल्कन कमांडो बोल रहा है कि मैंने ऊपर वाले के ऊपर निशाना साधा है और दूसरा कमांडो बोलता है कि मैंने नीचे वाले के ऊपर निशाना साधा है। ये फाल्कन ग्रुप के कमांडो एक दूसरे से बोल रहे थे। मतलब अगर पुलिस बोलेगी कि मिशन शुरू करो तो बेतो और मारियो जो कि खिड़की के पास खड़े थे गोली सीधे उनको लगेगी। इसीलिए बेतो ने फर्स्ट फ्लोर जाके मारियो से फोन ले लिया और फाल्कन ग्रुप को कहता है कि आप अपने कमांडो को अभी के अभी नीचे उतारो, नहीं तो मैं बैंक के कर्मचारियों को एक एक करके मारना शुरू कर दूंगा। ये बात तो पुलिस को भी नहीं पता थी कि चोरों के पास खिलौनों की बंदूकें हैं, इसीलिए फाल्कन कमांडो तुरंत नीचे उतर जाते हैं। अब तक 2 घंटे खत्म हो चुके थे और सेबास्टियन 400 में से सिर्फ 143 लॉकर ही तोड़ पाया था। अब चोरों को पता था कि प्लान के मुताबिक ये टाइम भागने का हो चुका है, लेकिन सारे एविडेंस मिटाने में थोड़ा टाइम जाएगा, इसीलिए अब बारी थी पिज्जा की।
चोरों ने बेसमेंट से लूटा हुआ सारा माल सुरंग के अंदर डालना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ मारियो पुलिस को कहता है, हम सरेंडर करने को तैयार हैं, लेकिन पुलिस स्टेशन में बहुत टाइम चला जाएगा, इसीलिए सरेंडर करने से पहले हमें 5 पिज्जा और सोडा लाके दे दो। और पुलिस भी चोरों के जाल में फंस गई और वो पिज्जा लेने चली जाती है। और जब तक पुलिस पिज्जा लेके वापस आती है तब तक सारे चोर सुरंग के रास्ते होते हुए नाले में पहुंच चुके थे। चोरों को जल्द से जल्द पैसा लेकर शहर से बाहर भागना था, क्योंकि अभी भी पुलिस उनका पीछा करके उनको पकड़ सकती थी। इसीलिए उन्होंने नाले के अंदर ही मोटर वाली बोट्स भी तैयार कर रखी थी, जिसमें सारे पैसों की बोरियां डालकर वो भागने के लिए तैयार थे। अब चोरों ने पहले ही सोच रखा था कि जिस दिशा में पानी का बहाव जा रहा था, यानी कि नदी की तरफ, पुलिस उसी दिशा में उनके पीछे आएगी। इसीलिए चोर दूसरी दिशा में जाना शुरू करते हैं, यानी कि शहर के अंदर। लेकिन यहाँ चोरों को अलग दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि शहर के बीचों बीच कड़ी धूप में सारे लोगों के सामने पैसों की बोरियां मेन होल में से बाहर कैसे निकालें। और इसी का सोल्यूशन निकालने के लिए चोर एक दिन बेतो के घर में डिस्कस कर रहे थे, और वहाँ पे बेतो की पत्नी भी खड़ी थी, जिसको देख के बाकी चोरों को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि ये बहुत ही सीक्रेट मिशन था। लेकिन क्योंकि उसकी पत्नी को पता था कि उसका पति कितना बड़ा चोर है, कितना बड़ा हरामी इंसान है, इसीलिए इस मामले को उधर ही दबा दिया। लेकिन बेतो के पास एक वैन थी, जिसको देख के चारों के दिमाग में एक आइडिया आया था, और चोरों ने वैन को मॉडिफाई करना शुरू कर दिया था। अब चोर इस वैन के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा होल बनाते हैं। बाद में वैन की खिड़की को काला कलर कर दिया जाता है, ताकि किसी को पता ना चले कि अंदर क्या चल रहा है। और वो वैन को शहर के बीचों बीच वाले मैन होल के ऊपर लाकर खड़ी कर देते हैं, और धीरे धीरे पैसों की बोरियां मैन होल से वैन में रखने में चोर कामयाब भी हो जाते हैं। और उसी वैन में बैठकर सारे के सारे चोर शहर से बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ चोरों से कोई बात न होने की वजह से पुलिस बैंक में दावा बोल देती है, और एक के बाद एक सारे बैंक के कर्मचारियों को बाहर निकालती है। पुलिस के लिए हर एक इंसान सस्पेक्ट था, और पूरी बैंक का चप्पा चप्पा ढूंढने के बावजूद चोरों का कोई अता पता नहीं था। पुलिस को तो सिर्फ चोरों के खिलौने वाली बंदूकें मिलती हैं, लेकिन चोरों के दीवार तोड़ के अंदर आने की वजह से बेसमेंट के एक कोने में थोड़ी धूल पड़ी थी। इसी वजह से पुलिस को थोड़ा शक हो जाता है, और उन्होंने वहां का कवर साइड किया और पुलिस को वो सुरंग दिख गई। पुलिस बिना समय गवाए तुरंत सुरंग के अंदर उतर गई और नाले में जाने की कोशिश करती है। और नीचे उतरने के बाद जैसे ही चोरों ने सोचा था वैसा ही पुलिस ने किया। वो नदी की दिशा में चले गए, पर वहाँ पुलिस को कुछ नहीं मिलता है। पुलिस ने महीनों तक जांच की, कोई सुराग नहीं मिला, और चोरों ने अपने हिस्से के पैसे बांटकर तय किया कि आज के बाद वो एक दूसरे को कभी नहीं मिलेंगे। और सारे के सारे चोर अपना अपने रास्ते निकल गए, और सबको लगने लगा कि वो कभी नहीं पकड़े जाएंगे। लेकिन अब उनको अपनी छोटी सी लापरवाही की सजा मिलने वाली थी, क्योंकि चोरी के कुछ हफ्ते बाद ही जब बेतो अपने पैसे लेने के लिए बेड खोलता है, तब वो देखता है कि उसके कुछ पैसे वहाँ से गायब हो चुके थे। उसको तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने उसके पैसे चोरी कर लिए हों, यानी कि चोर के घर से ही चोरी। वो घबराहट में अपनी पत्नी से पूछता है, और उसकी पत्नी बोलती है कि पैसे उसने लिए थे। ये सुनते ही बेतो अपनी पत्नी के ऊपर जोर से चिल्लाता है, और उसके पत्नी के बीच झगड़ा होने लगता है, और गुस्से में उसकी पत्नी घर छोड़ के चली जाती है। और वो अपने मायके नहीं बल्कि सीधे पुलिस स्टेशन गई थी। एंड पुलिस स्टेशन जाने के बाद उसकी पत्नी ने चोरी कैसे हुई, चोरी में उसके पति का क्या हाथ है, और चोरी में कितने लोग थे, इसकी सारी इंफॉर्मेशन पुलिस को बता दी। फिर क्या था, पुलिस ने पहले बेतो को पकड़ा और उसकी फोन की मदद से बाकी चोरों की लोकेशन भी पता कर ली, और धीरे धीरे सारे चोर जेल की सलाखों के पीछे आ गए। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि चोर अपनी आखिरी चाल चलने वाले थे। क्योंकि क्या है ना, अगर कोई भी क्राइम करते वक्त जानलेवा हथियार का इस्तेमाल किया जाए तो सजा बहुत ज्यादा होती है, और ये बात चोरों को पहले से ही पता थी। इसीलिए उन्होंने खिलौनों की बंदूकों का इस्तेमाल किया था, ताकि पकड़े जाने पर सजा कम हो। इसी कारण से चोरों ने बैंक लूटने के बाद बंदूकें वहीं पे छोड़ के चले गए थे, और इसी वजह से फर्नांडो और सवासियन को सिर्फ 2 से 3 साल की सजा होती है, और बाकी चोर जिन्होंने पहले से ही बहुत बड़े बड़े क्राइम किए थे उनको भी सिर्फ 6 से 8 साल की सजा हुई थी। लेकिन चोरों ने कुल कितना पैसा लूटा था ये उन्होंने कभी ढंग से बताया ही नहीं। इसी वजह से कुछ पैसे चोरों ने पुलिस को वापस किए ही नहीं। फर्नांडो आज भी कहता है कि मैंने चोरी की, लेकिन सिर्फ सिस्टम से, अमीरों से उनका हिस्सा लिया, और इस घटना को आज भी कहा जाता है द परफेक्ट क्राइम। अगर आपको ऐसी और वीडियो देखनी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।